इमीडिएटली। अगर इन्वेंट्री के अंदर सडनली कोई लॉस हुआ है तो उसको क्या करना है, इमीडिएट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, लॉसेस किसी भी टाइप का कोई लॉस हो, ठीक है, वो इमीडिएट बेसिस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। असेट्स की वैल्यू को तुरंत बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, असेट्स की वैल्यू को तुरंत कम कर दिया, क्योंकि आपने जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाला तो उसका वैल्यूएशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है कैरिंग अमाउंट से, तो आपने तुरंत असेट्स को 100 से कितने पे शो कर दिया, 80 पे। तो 20 का जो लॉस है, ठीक है, वो कहाँ जाओगे आप, एक कॉन्ट्रा अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे इन्वेंट्रीज के केसेस में। ठीक है, क्या बोलेंगे उस कॉन्ट्रा अकाउंट को, एक कॉन्ट्रा अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन अलाउंसेस अकाउंट के नाम से। ठीक है, और उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन अलाउंसेस अकाउंट के नाम से ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे, लॉस मतलब अगेंस्ट में, इन्वेंट्री के अगेंस्ट में क्या शो करेंगे, लॉस शो करेंगे। अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इस वाले अमाउंट से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। किस वाले अकाउंट से, अमाउंट से जितना था 20 का लॉस। ठीक है, तो आपके अब इंक्रीज कर देंगे उतना अमाउंट से, वैल्यूएशन अलाउंस अकाउंट, अलाउंस अकाउंट। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कर देंगे, उतना अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, सीओजी से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, लॉस को रिपोर्ट कैसे करोगे, तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कर दोगे, बढ़ा। नॉर्मल लॉस है ना। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे उतना अमाउंट से। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ना ऐसे अगर इन्वेंट्री के लॉस जो हमने शो किया हुआ है, अगर उसमें वापस से रिकवरी आती है, सपोज रिकवरी आती है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेक्स्ट पीरियड में क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सीओजी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, और वैल्यूएशन अलाउंस अकाउंट को क्या कर देंगे, ऑफसेट करेंगे उतना अमाउंट से, इतना अमाउंट से रिकवरी आई है। ठीक है, और आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वापस से रिकवरी आती है तो, अगर रिकवरी नहीं आती तो नहीं करें। ठीक है, अब ये चीज कहाँ पर अलाउड है, जो रिकवरी वाला जो फंडा है ना, वो कहाँ पर अलाउड है, किसमें अलाउड है, आईएफआरएस में अलाउड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी अलाउ करते हैं, बट यूएस गेप में अलाउड। एक बार इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दिया तो राइट डाउन कर दिया, उसके बाद राइट अप नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में जो रिटर्न अप कर रहे हो, राइट अप कर रहे हो ऑफिस इन्वेंट्रीज को, ठीक है, तो जो प्रीवियस रिटर्न डाउन था आपका, जैसे प्रीवियस वैल्यू क्या थी आपकी 100 की, अब अगर बाय चांस मान लो इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ चुका है, 100 से 110 हो चुका है, तो 110 नहीं करना है, जो प्रीवियसली जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी ना, उतने तक अमाउंट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ऊपर बढ़ाने की जरूरत आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उतना पेमेंट ही नहीं किया है ना। स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि इतना पेमेंट कर दिया है या करने वाले हैं। तो आपने तो पेमेंट ही नहीं किया तो कैसे बढ़ा सकते हो, सिंपल आंसर। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है। हम्म, समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट बात है, डेटर्स, डेटर्स को किस कॉस्ट पे शो करेंगे, डेटर्स लायबिलिटी कैसे होगी? सॉरी सॉरी सॉरी, करंट असेट्स है ना, तो करंट असेट उसको किस कॉस्ट पे शो करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, आरबी का उसको भी लोअर नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलता है, मतलब उनसे इतना पेमेंट मिलना बाकी है। ठीक है, जितना अभी ये टू बी रिसीव्ड है, मिला नहीं है आप लोगों को, इतना पेमेंट मिलना बाकी है, तो पेमेंट मिलना बाकी है, उसमें से अगर बाई चांस मान लो कोई किसी अमाउंट का बेड डेट्स हो गया है, तो बेड डेट्स वाला पोर्शन क्या कर देंगे, भाई कम कर देंगे उतना अमाउंट से। ठीक है, तो कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट करके क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते ही हम लोग, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजनिंग कर देते हैं। वो भी करंट ईयर में करना इसलिए कंपलसरी रहती है क्योंकि स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि अब माल कब बेचा आपने, करंट ईयर में, तो अगर कोई लॉस होता है या होने की पॉसिबिलिटीज है, तो वो तो करंट ईयर का ही लॉस है ना। अगर लॉस होने की पॉसिबिलिटीज भी है तो कब का लॉस है वो, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का लॉस है तो उसको बुक कब करना चाहिए, करंट ईयर में कर देना चाहिए। इसलिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट से उसका अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड अमाउंट। ठीक है, मैंने बताया था इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी बोलती है हमारे तो बेड डेट्स होते ही नहीं, तो नहीं होते, ऐसे कैसे नहीं होते, तो इंडस्ट्री में सबके होते हैं तो आपके भी होते होंगे, सिंपल सा होते हैं। हाँ, चेक से ले रहा हो, पहले या पीडीसीज ले लिए हो उन लोगों ने, ठीक है,
या कुछ एक मॉर्गेज रख लिया हो, उसके केसेस में अगर नहीं हो पा रही। अदरवाइज अगर ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री के अंदर बेड डेट्स होते हैं तो आपको भी मान के चलना है कि आपकी कंपनी के बेड डेट्स होते होंगे। ठीक है, प्रोविजंस होती हो तो कंपनी नहीं बना, अगर नहीं बनाती प्रोविजंस तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, है ना। उधर असेट साइड देखोगे तो डेटर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं आपको, तो गलत ही है ना एक्चुअल में। तो आप अगर इंडस्ट्री में ऑन एवरेज होता है तो आपको भी क्या करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देना है प्रोविजंस के नाम, प्रोविजंस क्रिएट करके। क्लियर, समझ में आ गया। अगर कंपनी नहीं करती तो दिक्कत वाला काम है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अपनी नहीं कम कर रही है तो दिक्कत है, मैनिपुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो अपने को देखना पड़ता है। और डेटर्स का एक शेड्यूल बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डेटर्स एजिंग शेड्यूल। ठीक है, वो भी चेक करना होता है क्या होता है। कौन सा कितना पुराना है, तो बहुत पुराना होगा तो उसकी चांसेस कम होंगे मिलने के पैसे। कम होते मिलने के, बट पुराना डेटर्स तो दिखाने ही नहीं ना बुक्स में, समझ ना। मतलब अगर कोई डेटर्स का मतलब करंट असेट्स क्या क्या होता है, करंट असेट्स कौन के डेफिनेशन में क्या डालते हैं हम लोग, ठीक है, विद इन 1 ईयर 1 ऑपरेटिंग साइकिल। अगर उसमें कन्वर्जन है तो हम लोग शो करेंगे, अदरवाइज नहीं शो करेंगे। 1 ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 1 ईयर की, 2 ईयर की, जो भी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, बट 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लोअर वो हायर, हायर, हाँ, हायर, है ना। तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल एक साल से ज्यादा की हो सकती है। ठीक है, तो 1 ईयर 1 ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर। ठीक है, तो अगर बाई चांस मान लो डेटर्स हैं आपके, तो तुरंत बेसिस पे अगर डेटर्स का एजिंग शेड्यूल देखना पड़ता है कि कितने दिन के डेटर्स हैं आपके। बहुत लंबे समय के डेटर्स हैं तो उनको राइट ऑफ कर देना चाहिए, भले उससे पैसा आए नहीं आए। जब पैसा मिलेगा ना तो बेड डेट रिकवर्ड अमाउंट में डाल देते हैं, रिकवरी डाल देते हैं। डाउटफुल डेट्स की क्या डाल देंगे, रिकवरी डाल देंगे, जिस भी साल में उसकी रिकवरी होती है। अदरवाइज तो क्या कर देना, उसको बेड डेट्स में कन्वर्ट कर देना। एक कंपनी थी, उसने नहीं करा था कन्वर्ट, ठीक है, उसको फंडामेंटल वैल्यूशन किया गया उसका, तो फिर समझ में आया कि इस कंपनी ने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फिर उस केस में फिर जब इस प्रॉब्लम हुई कंपनी के साथ, मतलब जब पता चला, उसने एनालिसिस किया, तो फिर उसको लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया था, शेयर प्राइस उसकी सडनली डिक्लाइन हुई। देखना स्क्रीनर, पीसी ज्वेलर्स को देखना, पीसी ज्वेलर्स के हाथ में हुआ था, उसके डेटर जो थे ना बहुत ज्यादा बड़े हुए दिख रहे थे। मतलब बड़ी कंपनी में इतने लंबे समय तक डेटर्स दिखना अच्छी बात सही नहीं है, बट छोटी कंपनी में डेटर्स बनते क्यों हैं? ठीक है, तो वो चीज़ है। मतलब किसी से आपको पेमेंट लेना है तो आप इमीडिएट बेसिस पे लोगे, सुनोगे। अगर बन भी रहे हैं वहाँ, तो कुछ समय के अंदर क्या हो जाना चाहिए, उसकी रिकवरी हो जाना चाहिए। बट 2 3 3 4 4 साल के, 5 5 साल के डेटर्स यहाँ से जाएंगे तो राइट ऑफ कर देना चाहिए उसको। अगर डेटर्स 1 साल में वसूल हो गए तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। बट राइट ऑफ नहीं करके क्या कर रहे हो, शो ही कर रहे हैं, तो वो गलत हो गया कंपनी का। हम लोग क्या करते हैं, जितना पैसा हम लोग माइनस करते हैं, जितना पैसा हमसे मिलने वाला है वो माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, शो कर शॉर्ट टर्म, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, माइनस करने के बाद है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी। ठीक है, क्योंकि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मतलब जितना पैसा मिलना बाकी उसको शो करो। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, किस कॉस्ट में शो करेंगे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, जिस प्राइस पे बायर और सेलर क्या हो गए, एग्री हो गए ट्रांजेक्शन से एग्जिट करने के। ठीक है, दैट इज फेयर वैल्यू। उसके बाद मार्केट प्राइस चेंज हो सकती है। मार्केट प्राइस जब एग्जिट हुआ तब तो फेयर वैल्यू इक्वली थी, बट उसके बाद में फेयर मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट फेयर वैल्यू आपकी, इस पे आपने अपने ट्रांजेक्शन को बुक में क्या कर लिया, फेयर कर लिया। ठीक है, दैट इज फेयर वैल्यू। बुक्स में मतलब शो कर दिया, एग्जिट होगा उसका। कैश तो अपन हम लोग शो करते हैं तो एक्चुअल अमाउंट पे शो होगा। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किस कॉस्ट पे शो करेंगे, तो उसको पैसे देना है, उसकी छोड़। जितना उनको पैसा देना है उसी पे शो करेंगे, एक्चुअल प्राइस। क्योंकि उसमें कोई एनआरवी कंसेप्ट नहीं है ना, क्योंकि जितना जिसको देना है उसको देना ही है ना उतना अमाउंट। मैं क्या करना है ना, हम बोलेंगे कि नहीं हम तो कम देंगे पैसा, ऐसा होता है। 1000 देना तो 1000 की जगह 500 दे दो, 500 शो करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है। वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, आप कैसे आपकी नेटवर्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप अगर क्रेडिटर्स कम शो करोगे या हमको कम पैसा देना है तो आपकी नेटवर्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल मैं लीज में बताया ना आप लोगों को कि अगर वो दिखाता ही नहीं है कि मेरे को तो पैसा देना ही नहीं है, जबकि मेरे फ्रेंड को मुझे मतलब उसको मुझे ईएमआई पेमेंट करनी है, वो दिखाएगा ही नहीं। तो उसने उसकी इक्विटी अगर रखी, बढ़ा के बता रखी, फर्दर वो लोन ले लेगा उसके ऊपर, जाएंगे कैसे? चांसेस ज्यादा है ना उसके बैंक्रप्सी के।
पे डायरेक्ट कूदेंगे इस टाइप से। सब चल रहे तो डालो में इसका बैंक फिर भी मतलब हो ही जाता है। तो कहाँ पा चल रहा है। हाँ तो लॉ बना हुआ है, फिर भी लोग चोरी करते ही है ना, करते ही नहीं करते, करते ही नहीं करते। तो जब हम ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जब भी देखते हैं इसमें अगर मान लो 5 साल नहीं देखते इसलिए तो फ्लक्चुएशन होता है। चावल डालो चावल डालो रोटी डालो जैसे मतलब डाल दो इसमें डाल दो एकदम से बड़े हुए या कहीं पे एकदम से कम हुए तो वहीं के लिए सस्ते हैं, कहीं ज्यादा नहीं देखना पड़ता। डाउट तो तब भी होता है जब एक्चुअल में सस्टेन रहता है, मतलब में समझ। बहुत ज्यादा अगर स्मूथ है ना तो भी प्रॉब्लम है ना, अगर कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे होता है ना कि एकदम वेविंग थोड़ा सा जैसा है तो समझ में आता है कि ठीक है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होती रहती चीजें, बट एक जैसा अभी कोई पर्टिकुलर शेयर प्राइस हो कंटिन्यूसली एक जैसा ऊपर बढ़ते जा रहा है तो दिक्कत वाला काम है ना, तो वो तो डिपेंड करता है मतलब अभी क्या इसमें चेंजेस होते रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आना ही चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। फाइनेंस में भी ऐसे ही है, नॉर्मल जनरल सी चीजें हैं, किसी पर्सन का बिहेवियर एक जैसा ही है बिल्कुल, तो भी दिक्कत है, ठीक है। बोले गला शॉट करता है घर क्यों नहीं रहा है, ऐसा वाला है, ठीक है। तो वो दिक्कत वाला काम है, स्मूदन नहीं होना चाहिए वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम भी कर रहा है तो भी दिक्कत है। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट भी वैसे ही है इसमें भी हम लोगों को एक नॉर्मल तरीके से चेक करते हैं फाइनेंस को, लॉजिकली तो है, इंटेलेक्चुअल भी है, थोड़ा सा आपको क्या है कि माइंडसेट अपना उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा देखने। ये कैमरा चालू था मेरे को लगा मेरा कैमरा चालू है वो तो सब दोस्तों को अभी जैसे कैलकुलेशंस होकर के एनालिसिस होकर के तो आ ही रहा है, अगर बाई चांस मान लो बैलेंस शीट डालते हो या कुछ करते हो उसके अंदर तो कैलकुलेशंस होकर के देता है, कैलकुलेशंस करके आ गया, उसके बावजूद भी क्या होता है आपको देखना ही पड़ेगा कि 12 मिनट अगर आप अगर आपको उसने एनालिसिस करके दे भी दिया तो आपको एक बार तो देखना पड़ेगा ना कि ये सही करा है कि नहीं करा तो आता है ना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो assumptions के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं, ऊपर आएगी कभी ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट उसने देख लिया कि ठीक है यार कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ ही रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि वो तो था इंजीनियर या दूसरे बैकग्राउंड से था, बट उसने मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी भी है, उसने रेशियोज को सीरियसली लिया नहीं, मतलब उसको ऐसा लगा कि ठीक है टर्नओवर बढ़ रहा है मतलब अच्छे ही साइन है कंपनी, टर्नओवर तो बढ़ ही रहा है ना, वो तो कहता है अच्छे ही साइन है कंपनी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, प्रॉब्लम हो गई कि भैया कॉस्ट फ्लो अजम्पशन था, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते थे वो, ठीक है, डीफो के चक्कर में क्या हुआ कि उसका इन्वेंट्री लेवल तो डिक्लाइन था, ठीक है, और उल्टा क्या हो गया कि उसकी इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो गई, खराब हो गई तो इन्वेंट्री लेवल और क्या हो गया डाउन, लेकिन करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा ही आएगा। आपकी इन्वेंट्री अगर रखे रखे खराब हो जाती है, आप 10,000 की इन्वेंट्री मेंटेन करके आप 1 लाख का बिजनेस कर रहे हो, आप 5,000 की इन्वेंट्री मेंटेन करके 1 लाख का बिजनेस कर रहे हो, विच वन इज बेटर, 5,000 की इन्वेंट्री मेंटेन करके 1 लाख का बिजनेस, इट इज बेटर ना। और प्रॉब्लम है 5,000 आया कैसे, तो पता लगा 5,000 की इन्वेंट्री खराब हो गई, तो टर्नओवर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टर्नओवर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम सोचेंगे कि यार ये तो कंपनी अच्छा धंधा कर रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा रहता है ना, मैटर करता है। अब बहुत सारी चीजें रहती हैं कि समझना पड़ता है। देयर इज अ पर्सन, मेरा फ्रेंड है, उसकी यूटेंसिल्स की शॉप है, और देखोगे तो उसका जमाने भर का माल पड़ा हुआ पड़ा, तांबे का, पीतल का, इसका उसका, स्टील का, बहुत सारी चीजों का माल पड़ा हुआ है, उल्टा वो खरीदते रहते हैं। अब इतने बड़े शॉप के अंदर, ठीक है, अगर प्राइसिंग इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इन्वेंट्रीज खराब कितनी होती होंगी, दो होती होंगी खराब, ठीक है। तो अगर मैं उसको कंसिडरेशन में रखूँ और मैं सोचूं कि यार आज तो मेरा 5,000 का बिजनेस हो गया, माल तो रखा हुआ ही है हमारे पास में, बट वो माल हमारे काम का भी एक ही नहीं है, मैटर करता है। सो वी सीन बिजनेसेस जिसके अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, बट देर इज अ बिजनेस जिसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और फिर उसके बाद में वो लोग उतना टर्नओवर कर रहे हैं, मतलब कोई 10,000 रुपये लगा करके 1 लाख कमा रहा है, कोई 3,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो टर्नओवर तो देखना पड़ता है ना, वाली बात है।
तो आपके पास में स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, कितने का इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके आप कितने का बिजनेस कर रहे हो, अभी तो चीज़ मैटर करती है। ऐसा है। एक और फ्रेंड है, उसकी शॉप सडनली बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इतना माल खराब हो गया या चीज़ें खराब हो गई, तो उसके बाद में सेल नहीं हुआ मार्केट के अंदर। अननेसेसरी आपके पास में प्रोडक्ट रखा हुआ था, माल रखा हुआ था, सेल ही नहीं हो पा रहा था मार्केट के। अननेसेसरी आपकी वर्किंग कैपिटल स्टक्ड होते गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे करके वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे आ गए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कन्वर्ट हो गई, फिर धीरे से क्या हो गया, कंपनी बंद हो गई। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ऐसा सभी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के साथ में तो सेम ही है, आप सीखते आ रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो इतना सारा सीख कर करोगे क्या जब पैसा ही नहीं आ रहा उससे? क्यों? अरे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आप नॉर्मल शॉप से ही समझ लो। आप फाइनेंस समझना है ना, तो किसी एक दुकानदार से ही समझ सकते हो। मतलब दुकानदार को देख के समझ सकते हो कि इसका क्या चल रहा है। ऐसा रहता है। बनिया बनिया से मतलब नहीं है। आउट ऑफ द टॉपिक बातें मत करो। ठीक है, बनिया तो हमारा, मैं तो सबसे ज्यादा बनियों से आपके साथ में काम करता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बनिए से मतलब नहीं है, माइंडसेट से मतलब है। आपका बिजनेस खत्म होने के पीछे रीजन आपका माइंडसेट होता है। नेग्लिजेंस तो छोड़ दो, माइंडसेट ही तो हो गया ना। सब माइंडसेट ही तो होता है सब कुछ। माइंडसेट ही सब सब चीजें खत्म करना। ऐसा रहता है। सो ये देखना पड़ता है अपने को कि एक्चुअल में कंपनी का इन्वेंटरी लेवल क्या चल रहा है। थोड़ा सा डेटर्स वाले पोजीशन क्या है, क्रेडिटर्स की पोजीशन क्या है, क्रेडिटर्स की एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है, कितने लंबे समय से क्रेडिटर्स तो नहीं बने हुए हैं उसके पास, तो मुझे पैसा दे के नहीं रहा इसको। ये समझ में आता है, क्रेडिटर्स बने हुए हैं लॉन्ग टर्म तक बन गए वो। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी किस कॉस्ट पे शो करोगे आप? अमोटाइज्ड कॉस्ट पे। जितना पेमेंट आपने कर दिया वो पेमेंट माइनस करने के बाद, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या करते हैं हम लोग, शो करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी सेम ही रहेगा, जितना पेमेंट कर दिया आपने उसको पेमेंट करने के बाद। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा, एक और चीज आएगी, दैट इज बॉन्ड्स वाला पोर्शन। आपने बॉन्ड्स या इशू कर रखे होंगे, तो बॉन्ड्स को किस कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं? अमोटाइज्ड कॉस्ट पे। ठीक है, बोरिंग्स भी पेमेंट माइनस कर, जितना पेमेंट कर दिया उसको माइनस करने के बाद कॉस्टिंग लगी, दैट इज अमोटाइज्ड कॉस्ट ओनली। ठीक है, बॉन्ड्स के केसेस में क्या होगा, आपने बॉन्ड्स इशू किए। अभी हम लोगों ने क्या किया था, पहले समझा था बॉन्ड परचेस किए। अब क्या कर रहे हैं, बॉन्ड, अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं, मान लो 1000 रुपए का बॉन्ड इशू किया, ठीक है, 800 में इशू किया। कितने में इशू किया? 800। तो डिस्काउंट पे कितना किया आपने? 200 का पेमेंट किया ना, तो 200 का डिस्काउंट पे किया हुआ है। अब जब मैच्योरिटी आएगी तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 1000। ठीक है, अभी आपके पास में कैश कितना है? 800। तो कैश कितने से बढ़ाओगे? 800 से। और आपकी लाइबिलिटी कितना से बढ़ाओगे? 200 से क्यों बढ़ाओगे? चलो अपना भी क्वेश्चन करो, 200 से क्यों बढ़ाओगे? 800 से बढ़ी है ना लाइबिलिटी आपकी। भाई आपका 800 से कैश, आपका कैश आया है आपके पास में, तो 800 से आपकी लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी। ठीक है, 800 से लाइबिलिटी बढ़ी, 800 से कैश बढ़ा। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होगी? टैली हो गई। अब 200 रुपए का जो डिस्काउंट दिया है वो ओवर द पीरियड टाइम का डिस्काउंट है ना, 10 साल का डिस्काउंट है। मान लो 10 साल का बॉन्ड है, तो 200 डिवाइड बाय 10, तो 20 करके कितने साल में शो करना है आपको? 10 साल में। डिस्काउंट पे के नाम से आपका एक्सपेंसेस कितना अमाउंट से इंक्रीज करोगे? 20 से, करंट ईयर में, इसे 10 साल तक करेंगे। तो 20 से आपने एक्सपेंसेस क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 20 से आपने एक्सपेंसेस बढ़ाया, मतलब आपकी इनकम कितने से कम कर दी? 20 से। 20 से इनकम कम की, मतलब इक्विटी कितने से कम कर दी? 20 से। इक्विटी कितने से कम कर दी? 20 से। अब 20 से इक्विटी कम कर दी, लेकिन बैलेंस शीट तो टेली करनी है, तो आप लाइबिलिटी कितने से बढ़ाओगे? 20 से। तो 820 की दिखेगी लाइबिलिटी आपकी। अगले साल 840 की दिखेगी, उसके अगले साल 860 की दिखेगी। तो आपकी इक्विटी कम होती जाएगी और आपकी लाइबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लास्ट में जाते हैं लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी? 1000 का पेमेंट कर दोगे आप, और 1000 की लाइबिलिटी क्या कर दोगे? कम। तो कैश कितने से कम कर दोगे आप? 800 आया था, गया कितना? 1000 गया, तो 200 से आपकी इक्विटी कम, क्योंकि मेरे पास आया कम था, ज़्यादा दिया, तो मैंने इक्विटी 200 से कम हो जाएगी। तो 200 से कम इक्विटी हो गई है, और आपकी लाइबिलिटी भी क्या होगी? 1000 से कम हो गई, तो बैलेंस शीट टेली जाएगी। ठीक है, अब यही कंपनी मैनिपुलेट करने के लिए क्या करेंगी कि 200 का 220 का जो डिस्काउंट है वो एक साथ नहीं दिखाते हुए, मतलब 20 करके नहीं दिखाते हुए दिखाएगी। कब दिखाएगी? सबसे लास्ट में, आखिरी में दिखा देगी।
और जब तक लाइबिलिटी कितना शो कर रही है 800 से, अब ये 20 का अमाउंट है, ये 20 करोड़ का हुआ है या 200 करोड़ का अमाउंट हुआ तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है कंपनी का। अब कंपनी में एक बॉन्ड थोड़ी है, कंपनी में पता नहीं कितने बॉन्ड। थोड़ा सा भी अगर चीजें उसको कम ज्यादा करनी है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि ठीक है यार थोड़ा सा प्रॉफिट कम ज्यादा करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है, इक्विटी कम ज्यादा करके दिखानी है, तो कर सकते हैं इस केस में। करता था। तो उल्टा जाता है डिस्काउंट। इसलिए स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि जो 200 का डिस्काउंट मिला हुआ है, इट इज द डिस्काउंट फॉर 10 ईयर्स। 1 ईयर का डिस्काउंट नहीं, कितना साल का डिस्काउंट है, 10 ईयर का। तो आपको 10 ईयर्स में एडजस्ट करना है ना उसको, बट आप क्या कर रहे हो, एक साथ एडजस्ट कर दे रहे हो। कैलकुलेट हो जाएगी ना, फिर बाद में प्रॉफिट बढ़ के दिखाएगा। प्रॉफिट कम होकर दिखाएगा। अगर लोग ये सारे सब रियलाइज कर क्या चीज 200 लास्ट में रियलाइज करें, डिस्काउंट पेड एक साथ शो किया हुआ। शुरुआत के सालों में तो कुछ शो ही नहीं कर रहे ना मतलब, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर। समझ में आ गया? तो बॉन्ड्स केसेस में ऐसा होता है, प्रीमियम केसेस में उल्टा हो जाएगा। अगर आपने बॉन्ड्स किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे, तो आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। अगर 1000 रुपए का बॉन्ड कितने में इशू किया है, 1200 पे, तो 200 से क्या हो जाएगा, आपका प्रीमियम आया है तो इक्विटी क्या हो जाएगी, 200 से बढ़ना चाहिए, बस 10 साल में बढ़ना चाहिए। आप पहले साल ही बढ़ा के बढ़ेगा। ठीक है।